कि मेरा नाम जो हुआ अमरीश कुमार सिंह हुआ। मेरा नाम अमरीश कुमार सिंह, ठीक है, अबाउट मी में अमरीश कुमार सिंह है। और मेरी क्वालिफिकेशन जो है MSc DLED प्लस का जो है BEd। एक्सपीरियंस मुझे पढ़ाने के 10 सालों से है। और आज सेशन हम लोग जो रीड करने वाले हैं जीव प्रकरण, और सेशन टाइमिंग जो है 5 PM टू 6 PM। अभी क्लास आपकी ये कंटिन्यू चलेगी 5 PM टू 6 PM। उसके बाद हम लोग जो है क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट आज हम लोग क्या करने वाले हैं, MCQ करने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि अनअकैडमी पे हमारी क्लासेस जो है कब से कब होती है। यानी कि अनअकैडमी पे जो है आप लोगों को सबसे पहले मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ, उसके बाद मॉक टेस्ट, साथ मॉक टेस्ट जो है आपका होता है। और NCERT हिंदी मीडियम से रहेगा आज आप लोग का MCQ। हिंदी मीडियम देखकर बिल्कुल घबराइएगा मत, हिंदी मीडियम देख के घबराइए मत आप लोग, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है आपके लिए। इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि सर आप हिंदी में क्वेश्चन देंगे तो मैं कैसे करूंगा, मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन जो है आपके सामने है। और मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास कितने बजे होती है, तो 5 PM टू 6 PM और 6:15 टू 7:15। यह जो है 2 क्लासेस आपकी कंटिन्यू देखने को मिलेगी। और यहाँ जो है आप यहाँ देखिए सबसे पहले कि यह मेरा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड को अगर आप यूज करोगे तो आपको 20% की जो है डिस्काउंट मिलने वाली है। ओके, तो हम लोग चलेंगे सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पे। पहले आप लोगों के सामने जो है आज हम लोग क्या रीड करेंगे, तो MCQ करेंगे। और MCQ जो है इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ गया। चलिए, शिवम का वेलकम रहेगा और मनी का भी वेलकम है हमारी क्लास में। तो सभी बच्चे आ गए हैं, तो ऑलमोस्ट हम लोग क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट किया जाए माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए मस्त, चलिए मस्त, चलिए मस्त 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 मस्त। चलेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ देखेंगे और करेंगे। पहले क्वेश्चन की ओर, पहला क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे और करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ बोला गया है कि फुफ्फुस चाप निकलने के स्थान पर मानव हृदय में अर्धचंद्राकार कपाटों की संख्या होती है। कितनी होती है, आपको आंसर जो है पोल के माध्यम से दिया जाएगा। बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। हाँ, कि फुफ्फुस पहले क्वेश्चन को अच्छे से जान ले, समझ ले, फिर हम लोग क्वेश्चन तो करेंगे ना। पूरे 1 घंटे आपके साथ है क्वेश्चन करने के लिए, पूरे 1 घंटे हैं आपके साथ हम। तो यहां दिया गया है फुफ्फुस चाप के निकलने, ठीक है, के स्थान पर मानव हृदय के अर्धचंद्राकार कपाटों की संख्या जो है कितनी होती है। तो यहां दिया गया है ऑप्शन 1, यहां दिया गया है 2, यहां दिया गया है 3 और यहां दिया गया है 4। ऑप्शन आपके सामने है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है यहाँ आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। तो आंसर जो है आपको फटाफट देना। कितनी संख्या आएगी, तो आपकी 3 संख्या आएगी, ठीक है। मानव हृदय के अर्धकार कपाटों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर आ गया कि 3 होती है। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है हम 100 क्वेश्चन कराएंगे और 60 क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। 60 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो एग्जाम में जाके जो है 4 आइएगा बिल्कुल आप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले देखेंगे। अब चलेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव में लाल रक्त यानी कि रेड ब्लड कणिकाओं का निर्माण स्थल कहाँ पे होता है। यानी कि मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल जो है कहाँ पे होता है। तो यहां दिया गया है आपके सामने ऑप्शन फेफड़ा में, ऑप्शन बी दिया गया है गुर्दा में, ऑप्शन सी दिया गया है यकृत में, ऑप्शन डी दिया गया है अस्थि मज्जा में। तो आप आंसर जो है देंगे, बिल्कुल देंगे, आसानी से देंगे। और क्वेश्चन को पहले समझेंगे तब आंसर देंगे, क्योंकि मानव का जो है लाल रक्त, यानी लाल रक्त कणिका का निर्माण जो है कहाँ पे होता है हमारा। अच्छा, आप जानते हैं, बताएंगे मुझे कि हमारा जो है ब्लड, खून जो है हमारा किस कलर का होता है, किस कलर पे होता है, ये आप मुझे बताएंगे। पहले आप सभी लोग जवाब दे देंगे कि सर लाल कलर का होता है, रेड। जी, अब मैं बोलूं कि हाँ जी सुशांत, रेड कलर का नहीं होता है। ये जब हेमोग्लोबिन के साथ मिलता है तब यह रेड कलर का होता है। और जब निर्माण होता है यह ब्लड, तो किस कलर का होता है। देखिए, निर्माण के समय जो है आपका ब्लड किस कलर का था, व्हाइट। जी बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। हमारा शरीर में 2 तरह के ब्लड होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि एक रेड होता है और एक
व्हाइट होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि एक रेड ब्लड होता है, एक व्हाइट ब्लड होता है, जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। इसे हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल पूरी हमारी कोशिकाओं में जो है भ्रमण करता है। और डब्ल्यूबीसी कहाँ पे होता है? तो जहां हमारी जोड़ होती है वहां पे जो है डब्ल्यूबीसी होता है। यानी कि जो है आपको मैं समझा, थोड़ा सा आप इंतजार करिए। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, यह हमारी कोशिकाओं में मौजूद होता है। आरबीसी हमारी कोशिकाओं में जो है मौजूद होता है। और यह जहां भी हमारा शरीर कहीं कटता है तो कैसा ब्लड होता है? तो रेड कलर का होता है। आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, जहां भी कटता है वहां दिखता है। और आरबीसी तो ये हो गया। डब्ल्यूबीसी, देखिए डब्ल्यूबीसी क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। यह कहां होता है? यह हमारे जोड़ों पर स्थित होता है, जोड़ों पे स्थित होता है। अब जोड़ कहां पे है आपका? देखिए, अब देखिए जोड़ कहां पे है, या आपका हैंड हुआ, देखिए यहां पे क्या है? जोड़ है। यहां जो है डब्ल्यूबीसी है, यहां डब्ल्यूबीसी, यह उंगली है, यहां जो है मुड़ रही है, यहां क्या है आपका? डब्ल्यूबीसी। यहां डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, घुटना डब्ल्यूबीसी, कमर पे डब्ल्यूबीसी। जहां भी आपका मोड़ हो, जो मोड़ता है जहां से शरीर आपका, वहां पे क्या रहता है? डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है। यानी कि सपोज मानो कि यह, आपने जेसीबी देखा है क्या? जेसीबी देखा है क्या? जेसीबी आपने देखा होगा, जो मिट्टी खोदता है उसे आपने देखा होगा। और जो खोदने वाला उसका सूंड होता है, उसमें जो है गिरीस डाला जाता है। गिरीस, गिरीस आपने देखा होगा कि उसमें गिरीस डाला जाता है इसलिए कि वह मुलायम हो। और हमें डॉक्टर बोलता है कि हमेशा एक्सरसाइज करें, कमर में दर्द नहीं होगा। जितना आप मुड़िएगा उतने उसमें घर्षण होगा और डब्ल्यूबीसी का क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक है। और जब, अब बात आ गई कहां पे हमारी, कि खून का निर्माण, खून का निर्माण, ठीक है, खून का निर्माण। जब खून का निर्माण जो है होता है तो हमारा खून जो है किस कलर का होता है? हमारा ब्लड जो है किस कलर का होता है? तो आप याद रखिएगा कि हमारा ब्लड जो होता है नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। और जब यह नीला, नीला कलर हीमोग्लोबिन रंजक के पास पहुंचता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन रंजक के पास पहुंचता है, हीमोग्लोबिन रंजन के पास पहुंचता है, के पास जाता है, चाहे पहुंचता है, ठीक है, पहुंचता है, हीमोग्लोबिन रंजक के पास पहुंचता है, तब जाके यह नीला कलर लाल रंग में जो है कन्वर्ट होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा ब्लड जो है किस कलर का है? रेड कलर का है। नहीं तो हमारा ब्लड जो है जब स्टार्टिंग, जब ब्लड बनता है वह नीला ही कलर का बनता है। और इस क्वेश्चन में यही बोला गया है कि यह कहां पे बनता है? तो क्या यह ब्लड जो है, मानव के लाल का ब्लड जो है कहां बनता है? फेफड़ा में बनता है, या आपका गुर्दा में बनता है, या यकृत में बनता है, या अस्थि मज्जा में बनता है? ये कहां पे बनता है? आप आंसर जल्दी से, चलिए आंसर आप दीजिए फटाफट। जी बिल्कुल, आपका आंसर सही आ रहा है एकदम 100%, कि हमारा जो है फेफड़ा में ब्लड नहीं बनता है। फेफड़ा में हमारा जो है क्या होता है? श्वसन के आदान प्रदान की क्रिया फेफड़ा करता है। गुर्दा बिल्कुल ही नहीं बनता है ब्लड। लीवर में हमारा ब्लड जो है नहीं बनेगा। हमारा बनता है ब्लड कहां पे निर्माण होगा? अस्थि मज्जा में। कहां पे निर्माण होगा? अस्थित मज्जा में। अस्थित मज्जा में क्या होगा? हमारा ब्लड का निर्माण हो गया। ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका परफेक्ट आंसर होगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखेंगे यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। तो 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार हम लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि श्वेत रक्त यानी कि डब्ल्यूबीसी, ठीक है, कणिकाओं में कौन सा घटक एंटीबॉडी का प्राव करता है? एंटीबॉडी का प्राव करता है। आपके सामने यहाँ ऑप्शन है मोनोसाइट्स, ऑप्शन बी है लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन डी है ग्रेनुलोसाइट्स, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो है आपको देना है। क्या आप आंसर दे सकते हैं? देने के लिए रेडी हैं, हाँ या ना? जी बिल्कुल देने के लिए रेडी हैं कि श्वेत कणिकाओं का कौन सा घटक एंटीबॉडी प्राव करता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आंसर आया है सभी का जी, ऑप्शन नंबर लिम्फोसाइट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका क्या होगा? बिल्कुल ही सही आंसर होगा, लिम्फोसाइट्स। कि श्वेत रक्त कणिकाओं का कौन सा घटक एंटीबॉडी का प्राव करता है? तो लिम्फोसाइट्स करता है। ओके, चलिए थैंक यू सुशांत और मनी। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने है
क्वेश्चन संख्या 4 बोला गया है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि ग्रहणी का भाग है। तो ग्रहणी का कौन सा भाग होता है, ग्रहणी का कौन सा भाग होता है? तो यहां दिया गया है मुख गुहा, ठीक है। उसके बाद यहां दिया गया है आपके पास अमाशय, और यहां दिया गया है छोटी आंत, उसके बाद दिया गया है यहाँ पे बड़ी आंत। ओके, चलिए, तो यहाँ क्या दिया है कि ग्रहणी का कौन सा भाग है। तो ग्रहणी का कौन सा भाग होता है यहाँ पे? मुख गुहा होता है, अमाशय होता है, छोटी आंत होती है या बड़ी आंत होती है। आप कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? छोटी आंत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे 50-50% ने बच्चे ने आंसर को दिया है। 50% किसी ने बी पे दिया है अमाशय में, और किसी ने दिया है हमें छोटी आंत में। तो 50-50 का जो है फासला है, इसे थोड़ा सा दूरी करें। इसलिए दूरी करना है हमें, क्योंकि हमें जो है जानना है, हमें पढ़ना है। तो इसलिए इस फासलाओं को दूर करें, क्वेश्चन को बिल्कुल समझे। क्वेश्चन को जब तक आप नहीं समझिएगा, आगे क्वेश्चन आप नहीं कर पाइएगा। चलेंगे, क्वेश्चन संख्या जो है हमारे सामने आ गया 5 है। आप पोल के माध्यम से जो है आंसर देंगे इसका कि ग्रहणी भाग है किसका? तो मुख गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का या बड़ी आंत का? एकदम कि सर छोटी आंत होगी। कि ग्रहणी का कौन सा भाग होता है? तो छोटी आंत होती है, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बिल्कुल बढ़िया। पीयूष आए, पीयूष ने आपने 1 नंबर अभी आते आते प्राप्त किया है, बहुत बढ़िया लगा है। उसी तरह सुशांत ने लगातार क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन वो दे रहे हैं। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपसे कि रेजिन एवं गोंद, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन या गोंद आप देखने होंगे। रेजिन, रेजिन के पौधा आपने देखा होगा। रेजिन बबूल के पौधों में से निकलता है रेजिन, और गोंद, ठीक है। रेजिन और आपके सामने यहां दिया गया है गोंद। संचित रहता है कहां पे? तो फ्लोएम में, या कॉर्टेक्स में, या छाल में, या पुराने जाइलम में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक आंसर जो है आपको इसमें सिलेक्ट करना है कि क्या होगा कि रेजिन एवं गोंद कहां संचित रहते हैं। ओके, क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुराने जाइलम में। पुराने जाइलम में रेजिन एवं गोंद कहां संचित रहता है? तो पुराने जाइलम में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 7। और क्वेश्चन संख्या, यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है आपसे, क्या बोला गया है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? अब आप जानते हैं कि हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और यह ऑक्सीजन जो है प्राकृतिक में कैसे संतुलन बना रहता है, यानी कि संतुलन या बराबर जो है बना हुआ रहता है। तो ऑप्शन ए सुनेंगे बिल्कुल हम कि संयोजन क्रिया द्वारा, ऑप्शन बी सुनेंगे प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन सी सुनेंगे अपघटन के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है आप मुझे शेयर करेंगे कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन जो है कैसे बना होता है। सभी बच्चों का जो है आंसर बिल्कुल ही सही आया है। इसलिए सही आया है कि आप सभी जानते होंगे कि ऑक्सीजन जो है हमें प्रकाश संश्लेषण की वजह से जो है संतुलन बना हुआ रहता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो है सूर्य से प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे द्वारा संश्लेषित कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ग्रहण करता है, और हमें ऑक्सीजन जो है फ्री में देता है। तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है बना हुआ रहता है। चलिए, बहुत सुंदर। आगे क्वेश्चन संख्या जो है हम 8 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन देखेंगे और क्या बोला है आपसे कि केंद्रवाहीन रक्त पटिकारू की मानव में जीवन अवधि है। कितने दिनों के लिए ही इसकी जीवन अवधि यह होती है? ठीक है, केंद्रवाहिकी रक्त पटिकाणु जो है मानव में जीवन अवधि जो है इसकी कितने दिनों की रहती है? 1 महीने के लिए रहती है, या 1 वर्ष के लिए होती है, या 1 सप्ताह के लिए होती है, या 1 दिन के लिए होती है? तो इसका आंसर जो है आपको शेयर करना है कि केंद्रवाहिनी रक्त पटिकाणु में मानव जीवन अवधि जो है कितने दिनों के लिए होती है। जी, बहुत बढ़िया है कि 1 सप्ताह जो होगा इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल ही आपका सही होगा।
ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9। और क्वेश्चन संख्या 9 हम और क्वेश्चन जो है करेंगे हम यहाँ पे कि सारीय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा, सारीय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा बहुत कम होती है या बहुत ज्यादा होती है या समान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होती है, इसका आंसर दे सकते हैं कि सारीय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा में अपेक्षा क्या होती है, बहुत कम या बहुत ज्यादा, समान होती है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ही सही दिया है, बहुत बढ़िया। 1.9 सेकेंड में आपने आंसर दिया है, बहुत सुंदर शिवम, बहुत बढ़िया, गुड। चलिए बहुत बढ़िया, और कोई आंसर देगा जी? 33% जी। सारीय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा बहुत कम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपके सामने यहाँ मौजूद है कि सारीय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा बहुत कम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन जो है हम देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे कि यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है। अब लीजिए भाई, आपने सुना होगा कि मूत्र के द्वारा जो है यूरिया बाहर की ओर निकलती है, लेकिन यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है, तो ये कहां से प्रवेश जो है करेगी, तो यहाँ जो है दिया गया है ऑप्शन, फेफड़ा के माध्यम द्वारा या यकृत के माध्यम द्वारा या श्वास नलिकाओं के द्वारा या वृक्क के द्वारा। तो आप जानते हैं कि यूरिया जो है हमारा रक्त में कहाँ प्रवेश करती है, कहाँ से प्रवेश करेगी। हम यूरिया को मूत्र के द्वारा जो है बाहर भी करते हैं, कहाँ पे होगी, इसका आंसर जो है आपको पोल के माध्यम से देना है। तो फटाफट एकदम ऐसा ही होना चाहिए कि जो है ये कहाँ से यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो आपका आ जाएगा आंसर यकृत से जो है सर प्रवेश करती है। ओके, चलिए पीयूष का भी आंसर आ गया है। चलिए भाई बहुत अच्छा, स्वारित का आंसर आया, शिवम का आया, मनी का आया और पीयूष का भी आ गया आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड, सभी को मेरे ओर से गुड, बहुत बढ़िया आपने किया, बहुत सुंदर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने यहाँ मौजूद है। 12 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन को समझेंगे थोड़ा सा कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो पाचन क्रिया जो है पूर्ण कहाँ पे होती है, यानी कोई भी चीज आप खाते हो, यानी सपोज मानो कि आप जो है मोमोज खा लिए, मोमोज आपने खाया, चावल रोटी आपने अभी शाम को खाया, दोपहर में चावल रोटी खाया, ये सभी जो है कहाँ पे जाके पचता है, ये सभी जाके जो है कहाँ पे पचता है, ये जब पचेगा तब जो है अपशिष्ट पदार्थ आपके शरीर से बाहर जाएगा। तो अग्नाशय में या आपका बड़ी आंत में या आपका छोटी आंत में या आपका यहाँ दिया गया है ग्रास नली में, कहाँ पे जाके जो है यह पचता है। कोई भी आप खाना खाते हो, कोई भी खाना अगर खाते हो, यह कहाँ जाकर जो है पचता है, आपको आंसर यही दे। तो बड़ी आंत इस खाने को छोटी आंत में भेजता है, क्योंकि छोटी आंत में जो है मशीन बैठा हुआ है, छोटी आंत में मशीन है। आपने देखा होगा गेहूं पीसते हुए चक्की मशीन को आपने देखा है, चक्की मशीन है छोटी आंत में, वही मशीन को चलाता है। जैसे खाना छोटी आंत में आएगा, मशीन चालू धन 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 तक तक करेगा और यह मल मूत्र के द्वारा जो है बाहर निकाल देगा, और जो भी इससे निकलने वाले हमारे लिए सामान है वो आपके सामने रहेगा। ओके, बीपीसीयू, चलिए वेलकम रहेगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन संख्या जो है हमारे पास 12 क्वेश्चन, यानी कि 12 नंबर जो है हम यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कुल सोच लीजिए, देना है आंसर कि दंत जो है, दंत यानी कि हमारी दांत जो है, दंत अस्थिया का कारण क्या है। जी गुड इवनिंग जी, बाबू कैसे हैं, शिव बढ़िया है। चलेंगे कि दंत अस्थियों का कारण जो है क्या है, मीठी चीज खाना या बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना या दांतों की सफाई न करना, इनमें से सभी। मैं बढ़िया हूं, आप कैसे हो, आप अच्छे हो, आप अच्छे होंगे तो चलिए आंसर दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए कि दंत
अस्थि क्षय के कारण क्या है, यानी कि दांत हमारे खराब क्यों होते हैं, किसकी वजह से दांतें जो है हमारी खराब हो जाती है। हम ज्यादातर चॉकलेट पसंद करते हैं, या आइसक्रीम पसंद करते हैं, या कहीं गुटखा तो नहीं खाते हैं, या आप कहीं मीठी चीज ज्यादा सेवन करते हैं, या खट्टी चीज ज्यादा सेवन करते हैं, या दांतों को आप धोते ही नहीं है। जो दांतों को नहीं धोता है उनके मुंह से बहुत अच्छी सी स्माइल आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। जो आपके सामने वाले पार्टनर होंगे ना, ये सामने वाले आपके पार्टनर होंगे तो आपसे ये दूरी बना लेंगे, इतनी अच्छी खुशबू आपकी दांतों से आएगी जब आप दांतों को साफ नहीं करिएगा तो। सर थर्ड वाला तो नहीं करते हैं। अच्छा, थर्ड वाला काम नहीं करते हैं, चलिए भाई ये काम नहीं करते हैं, ये तो अच्छी बात है। नहीं तो आपके सामने वाले आपके फ्रेंड आपसे दूरी बना लेंगे। चलेंगे, पोल की बात आ गई तो पोल तो क्यों दिया गलत जवाब। आपका दांत जो है खराब होता है बैक्टीरिया, बहुत सारे बच्चे की जवाब आई है मीठी चीज खाने से। बिल्कुल हरगिज नहीं, मीठी चीज खाने से दांत कैसे खराब होंगे। अरे एक्सडी साहब, क्यों बाबू आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, कि दांत मीठी चीज खाने से खराब नहीं होती है। आप अपने घर में खीर खाइए तो दांत खराब हो जाएगी, कभी चॉकलेट आप खा लेंगे तो दांत खराब हो जाएगी, बिल्कुल ही नहीं होती है। बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना बिल्कुल ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा जी, इससे भी दांत खराब नहीं होंगे। क्या दांतों की सफाई करने से दांत खराब हो जाते हैं, होंगे, हाँ या ना, नहीं होंगे, नहीं होंगे, दांतों की सफाई करिए दांत नहीं खराब होगा। इनमें से सभी क्रिया करिएगा तो दांत आपकी खराब हो जाएगी। इनमें से सभी क्रियाएं अगर आप करते हैं तो दांत आपकी खराब हो जाएगी, ये चीज जान लीजिए। इसमें से कोई भी क्रिया जो है आप रोज रोज करिएगा तो आपकी दांत खराब हो जाएगी। चॉकलेट ज्यादा अगर आप खाइएगा तो दांत आपकी खराब हो जाएगी। बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण आपके दांतों में होगा, ब्लड आना शुरू होगा तो दांत आपकी खराब हो जाएंगे। दांतों को अगर आप साफ नहीं करिएगा तो बदबू देगा, बदबू से जो है इसके दांत की ऊपरी परत खराब हो जाएगी, मसूड़े में सूजन हो जाएगी, मसूड़े आपका खराब होने लगेगा और दांत आपकी खराब हो जाएगी। तो इनमें से सभी क्रिया की वजह से जो दांत जो है खराब हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 2 साल होने वाला है इस चैप्टर को बिना पढ़े। वाह। क्वेश्चन संख्या 13 नंबर देखेंगे और 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे। बोला गया है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन को समझिए, समझने की कोशिश करिए, सीयू क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि दाएं अलिंद निलय पर पाए जाने वाले कपाट को क्या कहते हैं। दाएं अलिंद निलय पे पाए जाने वाले कपाट को जो है हम क्या कहते हैं। यहां बोला है द्विदलीय कपाट, यहां बोला है मिट्रल कपाट, या त्रिदलीय कपाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है आप क्या देंगे। नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। शिवम ने भी आंसर दे दिया है। चलिए, यहाँ जो है दाएं अलिंद निलय पर पाए जाने वाले कपाट क्या कहते हैं, त्रिदलीय कहते हैं। ओके, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है 14 नंबर क्वेश्चन। और फुफ्फुस जो क्वेश्चन है दिया गया है आपसे, यहां बोला गया है कि फुफ्फुस जो है, फुफ्फुस शिराओं से प्रभावित रक्त होता है, क्या होता है। कि फुफ्फुस शिराओं से प्रवाहित रक्त क्या होता है। तो यहां होता है आपका शुद्ध रक्त, या अशुद्ध रक्त, या दोनों मिश्रण रक्त, इनमें से कोई नहीं। तो क्या रक्त जो है आपका हो सकता है, या फुफ्फुस शिराओं से प्रवाहित रक्त क्या होती है, शुद्ध होती है या अशुद्ध होती है, दोनों मिश्रण होते हैं, कोई नहीं होती है। आप जी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शुद्ध रक्त। ठीक है, फुफ्फुस शिराओं से प्रभावित रक्त होता है कैसा, तो बिल्कुल शुद्ध रक्त होता है। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे, कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है। तो आपके सामने दिया गया है यहाँ पे जठर रस ग्रंथि, उसके बाद लाड़ ग्रंथि, उसके बाद यकृत यानी कि आंत ग्रंथि को। तो क्या ग्रंथि को जो है हम सबसे बड़ी ग्रंथि जो है मानेंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि। तो आपको ये बात चीज पता ही होगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि शायद जठर रस होती है, या लाड़ ग्रंथि होती है, या यकृत होती है, या आंत ग्रंथि होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपकी यहाँ दिख रहा है, यकृत, लीवर, यही तो आंसर देना था आप। हाँ, चलिए,
आगे यहाँ देखेंगे क्वेश्चन संख्या 16 पे, और यहाँ क्या बोला है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो पैरामीशियम में जो है भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, कहाँ पे आपका होता है? तो ऑप्शन ए दिया गया है आपके पास सिलिया द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया है कोशिका मुख द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है भोजन रसधानी द्वारा, ऑप्शन डी दिया गया है कुटपाद के द्वारा। तो यहाँ आंसर जो है आपका क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ पे होता है? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि सिलिया से ढका हुआ होता है। पैरामीशियम सिलिया से क्या है? ढका हुआ रहता है। सिलिया पैरामीशियम से क्या होता है? ढका हुआ होता है। कोशिका के मुख द्वार, कोशिका के इसके मुख द्वार से तो भोजन करने की इसमें क्षमता है नहीं। भोजन रसधानी द्वारा जो है अपने भोजन का क्या करता है? निर्माण ऐसे करता है, तो इसमें भोजन रसधानी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन संख्या 17 पे, अमीबा का मुख्य भोजन है। तो अमीबा का मुख्य भोजन जो है क्या होता है? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है शैवाल के टुकड़े, यहाँ दिया गया है डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव, यहाँ पे दिया गया है बैक्टीरिया, इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो है आप क्या दे सकते हैं कि अमीबा जो है उसका मुख्य भोजन क्या होता है? तो शैवाल के टुकड़े, ठीक है, डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव, और ऑप्शन सी दिया गया है बैक्टीरिया, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से सभी। सही आया है कि अमीबा का मुख्य भोजन क्या होता है? तो अमीबा का मुख्य भोजन जो है शैवाल के टुकड़े होते हैं। एकदम बिल्कुल सही है कि शैवाल के टुकड़े से जो है अपना भोजन अमीबा कर सकता है। डाइटम या एक कोशिकीय जीव से भी जो है अपना भोजन करता है, डाइटम या एक कोशिकीय जीव से करता है। यह जो है बैक्टीरिया को भी जो है क्या करेगा? ग्रहण कर सकता है, खा सकता है। यानी कि ऑप्शन डी जो दिया गया है ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका क्या होगा? सही आंसर। ठीक है, एक समान व्यक्ति हृदय धड़कन की गति होती है। एक सामान्य व्यक्ति के जो है हृदय की धड़कन जो है कितनी होती है, यही क्वेश्चन में आपसे बोला गया है। यहाँ बोला गया है 50 से 60 प्रति मिनट, उसके बाद बोला गया है 60 से 70 प्रति मिनट, या 70 से 80 प्रति मिनट, या 80 से 90 प्रति मिनट। तो कितने मिनट जो है मनुष्य सामान्य धड़कन जो होती है मानव की होनी चाहिए? जो धड़कता है हमारे दिल तुम्हारे प्यार में, तो ये कितने बार जो है दिल धक 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 करता है? आपको यही आंसर आमतौर पे 60 से 70 बार, लेकिन रियल फैक्ट में देखेंगे तो 70 से 80 बार जो है हमारा दिल धक 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 करता है। एक समान व्यक्ति की हृदय गति कितनी होती है? 70 से 80 बार 1 मिनट में। ओके, चलेंगे नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? पहला ऑप्शन दिया है कुटपादों के द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया है सीलिया के द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है रसधानी द्वारा, ऑप्शन डी दिया गया है पिनोसाइड के द्वारा। तो आपका आंसर जो है क्या होगा? आप मुझे जल्दी से जवाब। इसका आंसर जो हमारा होगा कुटपाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही होगा कि इनमें कौन रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? कुटपाद। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है कि प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट, या आपके पास प्लाडिस्टिड, या क्लोरोफिल, या इनमें से सभी। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई जो है आपका यहाँ पे क्या होगा? आंसर जो है आपको देना है, क्या दे सकते हैं आप आंसर? तो आपको क्या है? ऑप्शन क्लोरोफिल तो दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर सी, कि प्रकाश संश्लेषी इकाई है तो क्लोरोफिल। ऑप्शन सी। ओके, कम से कम प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है? तो क्लोरोफिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम लोग फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे
कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पादक है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पादन है। क्या है मुख्य उत्पादन? तो आपके सामने यहाँ दिया गया है ग्लूकोज, ऑप्शन बी दिया गया है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी दिया गया है जल, ऑप्शन डी दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पादन जो है आपका यहाँ क्या होगा? तो आंसर जो है आपको शिवम का आंसर जो है सही आया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पादन जो है हमारा क्या है? ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पादन ऑक्सीजन होता है। ओके, ऑक्सीजन याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है 22 नंबर क्वेश्चन कि लसिका में रक्त की तुलना में निम्नलिखित में किसका अभाव होता है? ओके, लसिका में रक्त की तुलना में निम्नलिखित में किसका अभाव जो है होता है? लाल रक्त कणिकाएं का, रक्त पटिकाणु का, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन का, इनमें सभी का अभाव होता है। तो आप आंसर जो है फटाफट देंगे कि लसिका रक्त की तुलना में निम्नलिखित में किसका अभाव जो होता है। चलिए, स्वारित का आंसर सही आया है। लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा, रक्त पटिकाणु के द्वारा, कुछ प्लाज्मा के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो जी इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी फटाफट आंसर देंगे। 50-50 में जवाब आ रहा है जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी का अभाव जो होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा क्या आपका राइट आंसर। कि लसिका में रक्त की तुलना में निम्नलिखित में किसका अभाव होता है? तो इनमें से सभी का जो है अभाव होता है। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि मानव हृदय में वेस्मों की शिथिलन कहलाता है। क्या मानव वेस्म की हृदय में वेस्मों की स्थिरता कहलाता है? डायस्टॉल या सिस्टॉल या हृदय संकुचन या तालबुंद संकुचन, क्या कहलाता है आपका आंसर? कि मानव हृदय के वेस्मों की शिथिलन क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है तो कोई बात नहीं है। इसका आंसर होगा डायस्टॉल, यानी कि ऊपर वाला। 120/80 होता है ना। हाँ, तो मानव हृदय के वैष्णव में शिथिलन क्या कहलाता है? डायस्टॉल, यानी कि 120। ठीक है, चलेंगे, कोई बात नहीं है, अच्छी बात। चलेंगे 24। पेप्स्टॉन पेप्टाइड्स के निम्नलिखित में किस रूप को तोड़ता है? एमिनो अम्ल को, वासा अम्ल को, पॉलीपेप्टाइड्स को, या न्यूक्लियोओडोसाइड्स को? तो इस क्वेश्चन को जो है आप जवाब जो है नहीं दे पाइएगा, क्योंकि मुझे पता है। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर मैं बता देता हूं कि इसका होगा पहली एस्पोटस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका आंसर होगा। अरे भाई, संख्या जो है 25 पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो है आपको देना है कि निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण होते हैं। तो आपको आंसर देना है, फटाफट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी होगा, यानी कि श्वसन। तो सजीव के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो श्वसन आपके होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखेंगे 26 नंबर कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका के किस भाग में कोशिका के किस भाग में जो है सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका झिल्ली में, कोशिका भित्ति में, जीव द्रव में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है आपको देना है, तो फटाक से कर इनको जवाब दे दीजिए। चलिए जी, बहुत अच्छा आंसर आया है सभी का, यानी कि जीव द्रव। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन निम्नलिखित किसके द्वारा होता है? तो पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होगा? तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है जाइलम के द्वारा, यहाँ ऑप्शन दिया गया फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया कोशिका झिल्ली के द्वारा, ऑप्शन डी दिया गया है कॉर्टेक्स के द्वारा। तो इसका आंसर जो है आप पोल के माध्यम से आंसर इसका देंगे कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है यह होता है? जी, जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा। खाद्य पदार्थों का परिवहन, खाद्य पदार्थों का परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है कौन? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है कौन? तो फ्लोएम लेके जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, फ्लोएम लेके जाता है एक स्थान से दूसरे जगह। कौन लेके जाता है? तो फ्लोएम लेकर जाता है। और जाइलम क्या करता है? तो जाइलम ही ऑप्शन है, तो भोजन का यह निर्माण कराता है। ठीक है,
इस चीज को याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने है कि चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो चालनी नलिकाएं जो है कहाँ पाई जाएगी, जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में या एकोसिकिए में। तो इसका आंसर जो है आप मुझे देंगे फटाफट अंदाजों में। तो इसका आंसर जो है क्या देंगे आपको जो है पोल। इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्लोएम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कि चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो फ्लोएम में पाई जाती है। चलेंगे जो है 29 नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सौपोषी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सौपोषी होते हैं, तो जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, सभी जीव होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं। सौपोषी, सौपोषी की बात हो रही है तो सौपोषी जो है आप जवाब बोल दीजिए जी, आपके सामने दिख रहा है। चलिए मनी का भी आंसर सही आया है, शिवम का भी आंसर सही आया है। चलिए सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 30 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है, CO2 का, H2O का, या कार्बोहाइड्रेट का, या क्लोरोफिल का। इसका आंसर जो है क्या होगा, आप आंसर दीजिए मत, मैं आपको बता देता हूं कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका होगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ऑप्शन नंबर सी कि प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। चलेंगे आखिरी क्वेश्चन पे देखेंगे कि पौधों में सूर्य प्रकाश की अवशोषी करने की क्षमता किसे कहते हैं। तो अवशोषित करने की क्षमता को जो है हम क्या कहते हैं, तो अवशोषित करने की क्षमता को क्लोरोफिल वर्णक कहते हैं। सभी को मेरे ओर से थैंक यू, सभी को मेरे ओर से पहले बोल दूं मैं सभी को थैंक यू सो मच। और फिर क्लास जो है हमारी होगी 6:15 में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।